हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अभी के टाइम का जो मार्केट है इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो वो 6 म्यूचुअल फंड कौन कौन सा होगा जिसमें जाके आपको लमसम करना चाहिए, सो दैट आने वाले टाइम में आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा बन के आ सके। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब चलिए गाइस, बात करते हैं कि अगर आप अभी के मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस लोअर प्राइस का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं आपको 6 म्यूचुअल फंड बताऊंगा। और ये 6 म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि आपको काफी हेल्प करेगा और आपका जो पोर्टफोलियो है उसको भी गिरने से बचाने में मदद करेगा आपको। तो ये 6 म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है इस गिरते हुए बाजार में। तो गाइस, सबसे पहले बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है इस गिरते हुए बाजार में। तो पहला फंड जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है यहाँ पे आपके लिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। सेकेंड फंड है गाइस यहाँ पे आपके लिए JM फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है यहाँ पे आपका 42.12% का। JM फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.81% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.77% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो JM फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन गाइस, आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई ये फंड आपको गिरावट भी ज्यादा दिखा सकता है। वहीं बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 23.46% का। JM फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 26.65% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.2% का। तो फ्रेंड, पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस, यहाँ पे भी देखे तो अगेन JM फ्लेक्सी का फंड देखे तो कंपैरेटिव टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.74% का। JM फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 25.8% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.11% का। तो गाइस, तीनों ही टाइम फ्रेम में देखें तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो हर एक टाइम फ्रेम में JM फ्लेक्सी का फंड ने HDFC फ्लेक्सी का फंड को बीट किया हुआ है। लेकिन गाइस, आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी हाईयर साइड में, यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वो निकल के आता है HDFC फ्लेक्सी का फंड का यहाँ पे आपका 12.14 का। JM फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.31 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.59 का। तो गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है वो कम वोलेटाइल रहता है। तो जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको कम गिरावट दिखाएगा।
कैटेगरी के कंपैरिजन में एंड जेएम फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। बात करें गैज शार्प रेशियो का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.54 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.59 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.01 का। तो गैस दोनों फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं दोनों फंड के शार्प रेशियो के बीच में, तो दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। और गाइज आपको बता दूं कि जिस फंड का शार्प रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों फंड का शार्प रेशियो काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्टली बात करें गाइज अल्फा का तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.95% का, मोटा मोटी 8% का अल्फा है। यानी कि पिछले 3 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 8% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.82% का। गैस कुछ दिन पहले यानी कि जो अभी गिरावट आया है मार्केट में उससे पहले जेएम फ्लेक्सी का फंड का अल्फा मोटा मोटी 11% के आसपास में था, लेकिन अभी जो गिरावट आया है इसकी वजह से इस फंड का जो अल्फा है वो मोटा मोटी 10% के आसपास में हो चुका है। तो गैस ये फंड वोलाटाइल ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ज्यादा गिरा हुआ है, यानी कि परफॉर्मेंस खराब हुआ है जेएम फ्लेक्सी का फंड का। तो ये फंड रिस्की भी ज्यादा है तो आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के देता है। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73% का। तो गाइस वैसे देखिए तो दोनों फंड्स का अल्फा काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो रिसेंट में काफी तेजी से गिरा है, यानी कि ये फंड हाई रिस्की है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी अच्छा है। जेएम फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। वहीं बात करें आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का तो इसका भी रिटर्न देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। एंड प्लस पॉइंट यहाँ पे ये गैस कि ये फंड थोड़ा सा कम रिस्की भी है। तो अगर आप रिस्क के एंगल से देखते हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी ज्यादा कमाना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार हो सकता है इस गिरते हुए बाजार में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं 2 ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि इस गिरते हुए बाजार में आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और आपके लिए संकट मोचन का काम कर सकता है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का तो यहाँ पे भी हमने 2 फंड चूज करा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से। पहला फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है यहाँ पे आपका 65.71% का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 47.21% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.31% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जिसका रिटर्न काफी बेहतरीन है लास्ट 1 ईयर में। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.08% का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 25.82% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.21% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन अगेन देखे तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करी गई आपका पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 33.44% का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 31% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.16% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है
अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड दोनों फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करके दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में मोटा मोटी 2 से 2.5% का डिफरेंस है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल अक्रॉस द टाइम फ्रेम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न मुझे काफी शानदार देखने को मिलता है। हालांकि निपुण इंडिया ग्रोथ फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है हर एक टाइम फ्रेम में। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.86 का। निपुण इंडिया ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 14.07 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.16 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे निपुण ग्रोथ फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये थोड़ा सा कम है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.9 का। निपुण इंडिया ग्रोथ फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.28 का। तो गाइस शार्प रेशियो देखे तो दोनों मिड कैप फंड्स का काफी शानदार है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्प रेशियो काफी बेहतर दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें गाइस अल्फा का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.17% का। निपुण इंडिया ग्रोथ फंड का अल्फा की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.03% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.81% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही मिड कैप फंड्स का काफी शानदार है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अल्फा के केस में भी। तो गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपको एक ऐसे मिड कैप फंड के साथ जाना है जिसका रिटर्न भी शानदार हो एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी रीजनेबल हो, तो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जहां पे सबसे पहले लमसम अलाउड है एंड ये दोनों ही फंड आपके लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है इस गिरते हुए बाजार में। एंड आने वाले 10 से 15 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दो फंड चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड है वेल नोन फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.9% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.2% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.16% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड ने बेटर परफॉर्म किया हुआ है अपनी कैटेगरी एवरेज से। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहतर है। लेकिन गाइस ये बात भी यहाँ पे है कि भाई लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर था, लेकिन रिसेंट के 3 से 4 महीने में इसका रिटर्न बहुत खराब हुआ है। तो मुझे लगता है कि भाई ये फंड आपके लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि अभी गिरावट ज्यादा है और आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़ा हुआ है तो आप उसको लमसम के माध्यम से क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.26% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.41% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.37% का। तो गाइस लास्ट के 3 सालों में भी यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस मार्जिनली ही सही लेकिन बेहतर जरूर है अपनी कैटेगरी एवरेज से। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इसका रिटर्न ज्यादा बेहतर है पिछले 3 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज से। एंड बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 47.56% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.9% का।
मोटा मोटी 36% कह सकते हैं आप। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे पर 32.67% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है, स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.15 का। कैनरा डोबेको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.58 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे कैनरा डोबेको स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे सेफ्टी बेहतर है। आपको रिटर्न शायद बहुत ज्यादा ना मिले क्वांट के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी जो पॉइंट है ये बेहतर दिखने को मिलता है, यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको कंपैरेटिव टर्म में कम गिरावट दिखाएगा। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.37 का। कैनरा डोबेको स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.36 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.27 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड ऑलमोस्ट सेम है एंड कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्टली बात करी गाइस अल्फा का, यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में पिछले 3 सालों में कौन सा फंड कितना बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.74% का। कैनरा डोबेको स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.53% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.32% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो दोनों फंड का बेहतर दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परफॉर्मेंस भी दोनों फंड का बेहतर है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है। हाँ ये बात जरूर है कि कैनरा डोबेको स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा कम रिस्की है, यानी कि ये फंड आपको गिरावट कम दिखाएगा जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये भी है कि भाई जब मार्केट में तेजी आएगा तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा पैसे भी बना के नहीं देगा क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं, या फिर उसको टॉप अप कर सकते हैं, या फिर लमसम कर सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड मैंने जितनी भी बातें किया है आज के इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।